Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is microorganism encountered in blood. काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हुई थी। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी थोड़ी करियर वगैरह में बिज़ी हो गई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला सकी थी। पर ये वाली जो वीडियो है और ये जो लेक्चर है मेरा टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें, पूरी वीडियो देखें और अपने जो अभी माइक्रोबायोलॉजी में या साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकाउंटेड इन ब्लड में कि ब्लड क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं और जो उस चीज़ में जाके डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो हम उस जो है उस मीडिया को या उस स्पेस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिज़ीज़ को कॉज कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? रेड फ्लूइड comprise of 3 different kinds of cells, liquid portion and plasma। ये इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, आपको पता है। ये रेड फ्लूइड कहते हैं, हमें फ्लूइड कहते हैं, ब्लड एक फ्लूइड टाइप है, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या होता है, एक लिक्विड पोर्शन होता है, दूसरा प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसमें जो 3 तरह के सेल्स होते हैं वो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और कौन से प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम सेम सेल्स। ये क्या करता है? पहले तो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है जितने भी हमारी बॉडी में एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, सर्कुलेट करता है। और फिर क्या करता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो ये सारा काम हमारा ब्लड ही कर रहा होता है, क्योंकि वो एक सर्कुलेटरी मशीनरी भी इसको कहते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल्स आते हैं वो आरबीसी आते हैं, जिनको हम इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का अगर कोई आपसे पूछे दूसरा नाम क्या है तो हम इनको इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसीज को। और आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे करती हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, और ये होते क्या हैं? 40 to 45% present of total blood volume generated from bone marrow at rate of 4 to 5 billion per hour। ये क्या होते हैं? ये 40 to 45% ये हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं और ये जनरेट कहाँ से होते हैं? बोन मैरोस में ये बनते हैं, यानी वहाँ से जनरेट होते हैं। और इसका रेट क्या होता है? ये 4 to 5 बिलियन पर हावर की रेंज, मतलब कि 1 घंटे में ये कितने बनते हैं? 4 से 5 बिलियन बढ़ते हैं। और इनकी लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज़ इनका लाइफ स्पैन होता है। किसका? आरबीसी का, जिनको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा है हमारे पास वाइट ब्लड सेल, या इनको डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स भी हम कहते हैं। और ये कितना? सिर्फ 1% हमारी ब्लड का कंपोजिशन में आते हैं और ये जनरेट होते हैं, ये भी बोन मैरो से जनरेट होते हैं। और ये इन्वेड होते हैं, यानी कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज़। ये कहाँ पर इन्वेंट होते हैं, यानी बनते हैं और इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं हमारे ब्लड के अंदर ही। ये सारे जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये फाइट कर रहे होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है? एक आर्मी की तरह प्रोटेक्शन करना होता है हमारी बॉडी पे। उसके बाद आते हैं हमारे प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये वो ड्रम्स हैं जो हम दूसरी दो ड्रम्स, इसमें एक तो प्लेटलेट, दूसरा थ्रोम्बोसाइट इसको कहते हैं। ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर। और ये कैसे होते हैं? जैसे कि प्लेट्स होती हैं ना, प्लेट्स उस तरह के होते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं। जब एक्टिवेट कब होते हैं? एक्टिव व्हेन इन्फेक्शन अगर, जैसी कोई इन्फेक्शन होता है ये जो है क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा, हाउ टू ब्लीडिंग कंट्रोल।
अब मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि अगर इन सेल से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल क्लियरली उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो इसमें हाउ टू ब्लीडिंग कंट्रोल, किस तरह से ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। वाउंड अकर इन वेसल सेंड आउट अ सिग्नल टू प्लेटलेट्स रिसीव that signal and travel to the area and transfusion into active form, formation of cluster to plug the wound until it heals। तो जब तक ये हिल नहीं होते हैं तब तक क्या होता है, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। कौन? प्लेटलेट्स। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम हो जाते हैं, तो अगर हमें कोई भी वाउंड होता है, कोई भी खराश लग जाती है, चोट लग जाती है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है बल्कि ना कंट्रोल हो पाती है। इसलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा पोर्शन। प्लाज्मा पोर्शन में हमारे पास क्या होते हैं? लिक्विड पोर्शन होता है, येलोइश मेड ऑफ वाटर कंटेनिंग प्रोटीन, शुगर, हार्मोन, सॉल्ट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू बॉडी टिश्यू। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा पोर्शन में होती हैं हमारे ब्लड के। आपको पता है कि 45 और मतलब इन दोनों की परसेंटेज है कि प्लाज्मा इतनी परसेंटेज में होता है हमारी बॉडी में, और जो ब्लड सेल्स होते हैं उन तीनों सेल्स को मिला के वो इतने परसेंटेज में होते हैं। तो दोनों की परसेंटेज मिलाकर ही जो है ब्लड बनता है। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, अब ये कौन कौन से होते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन? ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन सच एस वायरसेस, बैक्टीरिया कैरिड आउट स्प्रेड थ्रू आउट ब्लड सच एस वायरसेस। अब वायरसेस में कौन कौन से हैं जो कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं? हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, वायरल हेमोरेजिक फीवर, एम्बोला वायरल डिजीज़ या फिर लीज़ा वीवर। ये सारे जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताएं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्लड में होते हैं, वायरसेस, जो वायरसेस के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और हेमोरेजिक फीवर, एम्बोला वायरस। ये सारे हमारे ब्लड के वायरसेस कहलाते हैं जो कि ब्लड से होते हैं और ब्लड में ही सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया पर। तो ये बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं ब्लड में? यर्सीनिया पेस्टिस होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है और स्टेप्टोकोकस पायोजीन होता है। ये सारे बैक्टीरियाज ब्लड में डिजीज़ को कॉज करते हैं या कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में करवाते हैं। अब हमारे पास ब्लड डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, TTIS का मतलब होता है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस रिजल्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इनटू अ पर्सन थ्रू ट्रांसफ्यूजन एंड कैथलिक। अब TTIS का मतलब होता है कि जो ब्लड से ट्रांसफ़र होते हैं कोई भी ब्लड इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट का ब्लड लिया और आपको नहीं पता कि उसके ब्लड में उसको हेपेटाइटिस C है या B है और आपने उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, यानी दूसरे पर्सन को वो ब्लड लग गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये TTIS इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कहलाएंगे जो कि एक पर्सन से दूसरे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र हुआ है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसे को हम TTIS भी कहते हैं। और इनटू अ पर्सन थ्रू ट्रांसफ्यूजन एंड कैथरेट, या फिर जो कैथरेट्स लगाते हैं UTI में, मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो कैथरेट्स लगती हैं उनकी वजह से भी ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इनमें से जो मेन स्पीशीज़ हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं, जो कि बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, मोस्टली हैं ही सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़, वो है एसिनोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्लैप्सिला इकोलाई, और उसके बाद है प्लाज्मा साइटोफाइलम, बुर्सेला स्पीशीज़ और एस्चेरिया कोलाई स्पीशीज़। मैंने इकोलाई की जितनी भी स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर जो है, या फिर अर्शेनिया स्पीशीज़, इन सब की ज़्यादातर स्पीशीज़ होती हैं जो कि वो डिजीज़ कॉज करवाती हैं। सम पैथोजेन ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू
ट्रांसफ़र होते हैं पैथोजन, और वो कौन से फ्लूइड्स होते हैं? CSF होता है यानी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, सीमन होता है, वेजिनल सीक्रेशन होती है, या एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बेबी बनता है उस वक्त जो फ्लूइड्स होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड्स कहते हैं। सम पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, कुछ वेक्टर के थ्रू भी होते हैं, जैसे कि टेस्ट फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस जो कि टेस्ट फ्लाई के थ्रू होता है। तो ये सारे जो है वो इसके थ्रू हो जाते हैं। और अब हमारे पास आगे दूसरा है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस। अब हमने सारे पैथोजेंस पढ़ लिए कि भाई कौन कौन से ब्लड में पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। आपके माइंड में एक ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई ब्लड कैंसर भी हो जाता है, तो वो एक अलग डिजीज़ है, ठीक है। वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं हो रहा है, वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन जब हो जाती है कोई भी तो वो उसके थ्रू होता है, तो वो एक अलग पोर्शन है, वो एक अलग स्टडी है, इसलिए मैं उस चीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं करी ब्लड में। हम सिर्फ अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। प्रिकॉशंस मेजर्स इसमें कौन कौन सी आती है? स्पेशली ब्लड इज़ कलेक्टेड टू अवॉइड कंटेमिनेटेड ऑफ स्किन विथ ब्लड कलेक्शन, स्किन इज स्लाइस विथ अल्कोहल स्वाब। 70% अल्कोहल स्वाब आप लगाएंगे, किसी को भी ब्लड ले रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। स्प्रे द ग्लव्स विद इथेनॉल, ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशन है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। अब हम जब भी कोई भी कल्चर लेना है, टाइप्स ऑफ कल्चर बोटल्स कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम ब्लड कल्चर लेते हैं? मैनुअल रूटीन बोटल्स होती हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है, बैक्टीरियाइड बोटल्स होती हैं, एक कल्चर की अलग होती हैं। जो बोटल्स होती हैं वो कल्चर बोटल्स होती हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास स्लाइड में मौजूद नहीं है, वरना मैं वो आपको पिक्चर भी उनकी शो करवा देती। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो तो जानते हैं, उन्होंने देखी होगी ये कल्चर बोटल्स, क्योंकि मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी में ब्लड सीए ज़्यादा बच्चों का करवाया जाता है, बड़ों का भी होता है पर मोस्टली इन्फेंट में नहीं करवाते बल्कि चिल्ड्रंस में करवाते हैं। स्टैंडर्ड बोटल कल्चर कौन कौन सी होती हैं? उसमें एरोबिक भी आती हैं और एनारोबिक कल्चर बोटल्स आती हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के जो है डिमांड के हिसाब से होते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो हो रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से हम कोई भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड कलेक्शन किस तरह होती है? बाय वैन भी होती है, न्यू वैक्यूम डिवाइस या वैक्सीनेटर ट्यूब्स के थ्रू भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ब्लड कल्चरिंग प्रोसेस किस तरह से करते हैं हम? ब्लड कल्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो बोटल्स में जो हमारी प्रिकॉशंस आती हैं, शुड बी बोटल लेबल्ड विद नेम, डेट, टाइम, बैड, वाट एंड नेचर ऑफ डायग्नोसिस, कि हम क्या डायग्नोस करें तो वो भी हमें लेबल करना होता है। लेटर इंक्यूबेशन ऑफ बोटल्स एरोबिकली एंड इनएरोबिकली एट 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंगली टू द नीड। हाउ वी नो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? कल्चर में कीप्ड फॉर 3 to 7 to 14 days आफ्टरवर्ड, साइन ऑफ ग्रोथ, एग्जाम्पल टर्बिडिटी, हेमोलाइसिस, कॉलोनीज ऑन एगार स्लोप इन कैस्टनाइट बोटल्स। अच्छा, हम ऐसा भी करते हैं कि कुछ हम सॉलिड मीडिया पे ग्रो करवाते हैं, कुछ हम लिक्विड मीडिया पे ग्रो कराते हैं, कुछ सेमी सॉलिड पे। तो उनके हिसाब से हमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे उस ग्रोथ के। किस्में कोई अगर लिक्विड मीडिया तो हमें टर्बिड नज़र आएगा इंक्यूबेशन, आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद। कुछ जो है अगर ब्लड एगार पे तो हमें हीमोलाइज होगा अगर स्टेफिलो ओरियस है या फिर दूसरी उसकी स्पीशीज़ है। और कुछ ऐसी हैं जैसे इकोलाया अगर ग्रो कर रहा है मैकॉन्की पे तो वो कॉलोनीज़ में ग्रो करेगा। तो हर एक की अपनी अपनी जो है वो आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, डिमांड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रोथ होती है मोस्टली उसमें कौन कौन से होते हैं? स्टेप्टोकोकस ग्रुपिंग होती है, कोगलेस होते हैं, यूरियस होते हैं, कैटलिस होते हैं। और उनके लिए हम टेस्ट भी ज़्यादातर कौन से करते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो टेस्ट कोगलेस के करेंगे, यूरियस के करेंगे, कैटलिस का करेंगे, TSI, ठीक है,
एमवेक टेस्ट करेंगे या पीसीआर, ये सारे हम इनके ब्लड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि बायोकेमिकल टेस्ट में आते हैं। ब्लड कल्चर बोटल्स शुड बी इंक्यूबेटेड एट 35 to 37 सेंटीग्रेड पे हमने उनको इंक्यूबेट करना होता है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में हमारे पास आती है कि मैंने वो पहले ही आपको बता दिया है कि किस तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। मैकॉनकी पे लगा रहे हैं, अगर ब्लड एगार पे लगा रहे हैं, साइमन सेटुएटेड एगार पे लगा रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनकी कॉलोनीज़ करेक्टरिस्टिक्स हमें उनके करेक्टर्स नज़र आते हैं। जैसे कि स्टेप्टोकोकाई ब्लड एगार पे या मैनिटोल सॉल्ट एगार पर हम उसको लगाते हैं और उसकी कॉलोनीज़ हम वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं। अब इसमें मैंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नाम लिखे हैं जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हैं, जो ब्लड में पाए जाते हैं, जिनमें से ग्राम नेगेटिव में इकोलाई, क्लैप्सिला है, एंटेरोबैक्टर है, प्रोटियस है, सैल्मोनेला टाइफी है, सोडोमोनास, एरोजिनस है, नेसेरिया, गुनेरिया है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरियाइड्स है, ब्रुसेला स्पीशीज़ है, सोडोमोनास है। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास है स्टेफाइकोरियस, स्टेफ एपिडर्मिटिस और जो है स्टेप्टोकोपायोजीन्स भी होते हैं, स्टेप्टोनमोनिया भी होते हैं, हेमोलिटिक स्टेप्टोकोक्साई भी होते हैं। और मतलब स्टेप्स और स्टेफ की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव ही होती हैं सारी, और वो ब्लड एगार पे आती हैं मोस्टली ऐसे देखे जाता है। लिस्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम, पेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस भी, ये सारे जो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं जो कि ब्लड पे ग्रो करते हैं। उसके बाद इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ब्लड कल्चर की। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ये कंफर्म करना होता है कि ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं। फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसका इन्फेक्शंस कौन कौन से वो कॉज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू नीड हम कोई भी मीडिया यूज़ करते हैं। हेल्प टू डिटरमाइन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एंडोकार्टाइटिस या फिर SPE भी हम इसके इन्फेक्शंस को कहते हैं। Thanks for watching. If you any confusion, any question, please you can ask me in comment section box. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.